सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं मेधा विश्वकर्मा कक्षा 9वीं की विद्यार्थी आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्चाई की जीत। गोपालपुर नामक गांव में सुरभि नाम की गाय रहती थी। चारा चरते हुए वह झुंड से बिछड़ गई और वहां पहुंच गई जहां एक बाघ बैठा था। बाघ गरजते हुए सुरभि पर टूट पड़ा। सुरभि की तो सिट्टी बिट्टी ही गुल्ल हो गई थी। उसे अपना बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंसुओं की धारा बह निकली। बाघ बोला, मालूम होने के बावजूद भी तुम मेरे इलाके में आ गई। ऐसा लगता है कि तुम्हें अब अपने जीवन से प्रेम नहीं रहा। सुरभि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझे अपने जीवन का शौक नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है। मेरे ना रहने पर उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं उसे प्यार कर उसके हित का उद्देश्य देकर लौट आऊंगी। फिर तुम मुझे खा जाना। बहुत सी कस्में देने के बाद बाघ ने उसे छोड़ दिया। सुरभि दौड़ती हुई तुरंत अपने बछड़े के पास गई और उसे बहुत सारा दूध पिलाया। उसने सभी गायों और बछड़ों को बाघ को दी गई कस्मों के बारे में बताया। सभी ने उसे जाने के लिए मना किया, किंतु सुरभि ने ना मानी। सत्य की रक्षा के लिए वह बाघ के पास चली गई। उसका बछड़ा और गाय सभी रोते रहे। सुरभि ने कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मेरे मांस से अपनी इच्छा की पूर्ति करो। सुरभि की सत्य निष्ठा देख बाघ आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि मैंने सत्य की परीक्षा के लिए तुम्हें छोड़ा था। तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आज से तुम मेरी बहन हो। अंततः सुरभि की जीत हुई। इसलिए कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजय। नमस्कार, मेरा नाम अक्षया भारद्वाज है और मैं कक्षा 9वीं ई की छात्रा हूँ। मैं आज एक हिंदी का पाठ पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है माटी वाली। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। शहर के रोमल का तपड़ा मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से के उस काम को करने वाली वह अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहिर शहर के कोई एक घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रही तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर से साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं,
इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास है? नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। ये बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। थैंक यू। मेरा नाम रिद्धिमा गौतम है। मैं कक्षा 9वीं ई की छात्रा हूँ और आज मैं क्षितिज पुस्तक से दो बैलों की कथा नाम के पाठ का एक छोटा सा अंश पढ़ने जा रही हूँ। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, व्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तौर पर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बात सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाइल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम गठिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारे विचार से ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अरविंद सिंह ठाकुर है और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज वाचन दिवस पर मैं एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे से बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पद दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंहानी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो,
पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। सुप्रभात, मेरा नाम अनुष्का सिंह है और मैं कक्षा 9वीं ब की छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष प्रेमचंद के ऊपर लिखे कुछ वाक्य को पढ़ूंगी। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस में लाहमी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन के कार्य में पूरी तरह समर्पित हो गए। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबद, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ता उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनके रचनाओं के मूल विषय हैं। मैं विषय व्यास कक्षा 9वीं की छात्रा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ क्षितिज पुस्तक का पाठ 1 2 बैलों की कथा, जिसके कवि है प्रेमचंद। झूरी खाची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गऊ को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गऊ ले जाने में दांतों पसीना आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है मानस चौधरी और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ सेंट मोनफोर्ड स्कूल भोपाल से। और आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कृतिका पुस्तक का पाठ 1, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। और इस पाठ के कवि हैं प्रणेश्वरनाथ रेणु जी। इस पाठ का सार ये है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण के कोसी, पन्नार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पन्ना लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंसे, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गाँव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा
मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे के अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कॉपीज की गोलियां जमा कर बैठ गए। कृतिका पार्ट 2। मेरी संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी की कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी है और बहुत बाद में जाकर उसका मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशीं औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायत रीति रिवाज के संग जिंदगी करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पार्ट 1 दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी गिरावट, संयुक्तता से उसे यह पदवी दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। वैशाख में चाहे एकाध बार गुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक हमेशा स्थायी रूप से छाया रहती है। थैंक यू। सुप्रभात। मैं अजय विक्रम सिंह, कक्षा 10वीं स का छात्र, आप सभी के समक्ष नेताजी का चश्मा कहानी के कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नेताजी का चश्मा। हरदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ओहापो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावादी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी।
नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। धन्यवाद। मेरे संग की औरतें, मेरी एक नानी थी, जाहिर हैं पर मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में ये उसका असली मर्म समझ में आया। उस पहले इतनी की जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दनाशिनी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वो लौटे और विलायती रीति रिवाजों के संग ज़िंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं आने दिया। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या नापसंद की इंकार अपने पति से कभी किया। मेरा नाम आनंद साई है। मैं कक्षा 9वीं स का छात्र हूँ। मैं आज कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग है, वह पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। धन्यवाद। हिंदी बुक सीरीज का पार्ट 2 लासा की ओर पढ़ रहा हूँ। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीद कालिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्गे की किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परिस्थिति एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं।